वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो आइए बात करते हैं आज लेसन 6 में। लेसन 5 तक कंप्लीट करा चुका हूं मैं। लेसन 6 में आज बात करेंगे हम नागरिकता के बारे में। किस प्रकार से हमें सिटीजनशिप मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को। तो आइए बात करते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि परफेक्ट स्टडी एकेडमी को आप सभी क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो भी लेसन आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया था बट कुछ देर बाद क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से वो कैंसिल करना पड़ा। अभी फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम भाग 2 में बात करेंगे किसकी, नागरिकता की। भाग 2 में ये हमारा आर्टिकल 5 to 11 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। किसी भी देश में निवास करने वाले निवासियों को दो वर्गों में बांटा जाता है, यानी जो एक फर्स्ट जो वहाँ का नागरिक हो और एक विदेशी जो यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हों वीजा पे या अदर थिंग्स या किसी अदर वे से। कई पर्पस होते हैं। तो आधुनिक युग में नागरिकता अधिकार के साथ जुड़ी कुछ ऐसी अवधारणा है जो किसी देश की राजनीतिक गतिविधियों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार देती है। वह साथ ही साथ शासन तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता भी देती है। यह देश में व्यक्ति की हैसियत का संकेत देती है। नागरिकों को कुछ ऐसी सुविधाएं या विशेषाधिकार दिए जाते हैं जो किसी अन्य विदेशी व्यक्ति को नहीं दिए जाते हैं। ये तो नॉर्मल थिंग्स है कि जो इस देश का रहने वाला है उसको जो सुविधाएं दी जाएंगी वो किसी विदेशी नागरिक को नहीं दी जाएंगी। फर्स्ट है हमारा राजनीति अधिकार। इसमें क्या है, जैसे कि मतदान करने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये किसको है, नागरिकों को ही। संवैधानिक पदों की धारण करने का अधिकार, राष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन बनेगा, महान्यायवादी कौन बनेगा, राज्यपाल कौन बनेगा, महाधिवक्ता कौन बनेगा। तो जो भारत की नागरिकता प्राप्त व्यक्ति होगा वही इन पदों को धारण कर सकता है। भारत के प्रति उसके कुछ कर्तव्य भी होंगे, जिसमें टैक्सेस वगैरह का भुगतान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान और देश की रक्षा। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। आइए हम बात करेंगे उन मूल अधिकारों को जो सिर्फ सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ये देखिए नहीं वर्ड लिखा है। जैसे आर्टिकल 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 19 में क से लेकर च तक है, क ख ग अंग घ अंग और च। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण निरायुद्ध युद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई वित्तीय उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 29 और 30 में क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये किसमें है, अनुच्छेद 29 और 30 में, यानी आर्टिकल 29 to 30। अब बात करेंगे भारत में किस प्रकार की नागरिकता है और कहाँ पर दोहरी नागरिकता। दो तरह की, मतलब कई नागरिकता का अगर प्रकार देखा जाए तो दो तरह की विशेषता पाई जाती है, जैसे कि दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता। तो भारत में कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को बताऊंगा, जैसे कि हम ये देखिए बनाया गया है, देश है और ये राज्य है। भारत में क्या है कि देश राज्य सभी के लिए एक नागरिकता है, लेकिन अमेरिका में क्या है कि राज्य की अलग नागरिकता होती है और देश की अलग होती है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की अलग है और उसके स्टेट्स की अलग है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, दोहरी नागरिकता है, यानी इनके पास दोहरी नागरिकता।
और भारत के पास क्या है? एकल एकल नाग एकल नागरिकता है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 to 11 में नागरिकता संबंधी उपबंध है। भारतीय संविधान नागरिकता संबंधी पूरी विधि प्रस्तुत नहीं करता है, परंतु अनुच्छेद 5 to 8 तक केवल उन वर्गों के लोगों के बारे में उपबंध करता है जो संविधान की प्रारंभ की तारीख यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जैसा कि आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो गया था? बनकर तैयार हो गया था और अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर हो चुका था उस दिन। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो वहां से कि भारत नागरिक तक की उस तिथि तक जो नागरिक थे भारत के, उनको भारत के नागरिक माने गए थे। आइए आगे बताते हैं आपको। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि 26 जनवरी 1950 की स्टार्टिंग से लेके जो भी व्यक्ति है वो भारत का नागरिक समझा जाएगा, जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास, मूल निवास तथा इन तीनों में से कोई एक शर्त वो पूरी करता हो। या 3 शर्तें दी हैं, जिसमें से वो इनमें से एक भी शर्त वो क्या है? पूरी करता हो। जैसे उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मे हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। ये कितना आसान कर दिया, यानी 3 पॉइंट कर दिया, यानी भारतीय नागरिकों के लिए ये बहुत है। आर्टिकल 6 में क्या है? पढ़िए इसको ध्यान से। आर्टिकल 6 में क्या कहता है? अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन यानी आने वाला व्यक्ति, जो पाकिस्तान से भारत आया व्यक्ति है, संविधान के प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तथा निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करते हों। अब उनके लिए क्या शर्तें हैं? यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में चला आया हो, ये डेट दिया 19 जुलाई 1948 से पूर्व। दूसरा क्या है? यदि वह यदि वह 19 जुलाई 1948 के पश्चात भारत आया हो तथा 6 माह बाद वह नागरिकता प्राप्ति हेतु आवेदन प्राप्त दे सकता है। नोट, इम्पोर्टेंट नोट भी इससे रिलेटेड है। 19 जुलाई 1948 ही वह तारीख है जब पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए अनुज्ञा पद्धति यानी परमिट सिस्टम लागू की गई थी, इसलिए इस डेट को रखा गया। आर्टिकल 7 में आते हैं, बात करते हैं। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित कर गया यानी प्रव्रजन कर गया हो तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, किंतु यदि वह बाद में पुनर्वास के लिए लौट आया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। इसके लिए उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। यानी कितना सिंपल बनाने का प्रयास किया गया था कि जो व्यक्ति भारत में रहना चाहता हो आराम से रह सके इन शर्तों को पूरी करने के बाद। सिंपल शर्त। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 8। भारत से बाहर विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। क्या कह रहा है आर्टिकल 8? भारत से बाहर विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित रूप से भारत में जन्मा तथा उसके द्वारा भारतीय नागरिक नागरिक के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र किया हो। ये दोनों चीजें चाहिए। यानी 1935 में जो परिभाषित नागरिकता नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित जो इम्पोर्टेंट रूल्स है, और उसके बाद उसे क्या है पंजीकरण हेतु आवेदन आवेदन किया हो उसने, तो वो क्या है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि उसके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी में से कोई भारत सरकार अधिनियम 1935 से परिभाषित रूप से भारत में जन्मा था
और उसके साथ साथ प्लस में है कि उसे आवेदन भी देना होगा पंजीकरण। आर्टिकल 9 क्या है? ऐसा कोई भारतीय नागरिक जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। यानी किसी भारतीय नागरिक विदेश में जाके या किसी देश अमेरिका में जाके या लंदन में जाके या किसी अन्य देश में जाके वहाँ की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो ऑटोमेटिक यहाँ की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। ये बहुत सा सिंपल फैक्ट है। आर्टिकल 10 प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपबंधों के आधार पर भारत का नागरिक है या समझा जाता है वह भारत का नागरिक बना रहेगा, किंतु उसका यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन होगा। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, इसका मीन्स क्या है। प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार भारत का नागरिक है, ठीक है, यानी जो पूर्व में उपबंध किए गए उसके अनुसार वो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है वह भारत का नागरिक बना रहेगा, किंतु उसका यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन होगा। यानी संसद जो रूल्स बनाएगी उसके लिए उसके अधीन होगा उसका नागरिकता जो है उसकी भारत की नागरिकता। आइए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 11 में क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 11। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन एवं समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। किससे किससे संबंधित? अर्जन और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। इसके अंतर्गत संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया, जिसका 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। आगे भी मैं पॉलिटी के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा और इसके जो टॉपिक अभी ये बचे हुए हैं वो भी लेके आऊँगा। पूरी सीरीज़ मुझे कंप्लीट करनी है। फिर इन सीरीज़ को मेरा प्लान है कि इन सीरीज़ को ऑफलाइन के बाद मैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी करूँगा, कि जिससे मैं एक शेड्यूल बनाऊँगा कि एक टाइमिंग हो कि सारे बच्चे उस टाइम पे ऐड हो सकें और ऐड होके अपने विचार प्रस्तुत कर सकें और ऑनलाइन अपनी जो जिज्ञासा उसको समाप्त कर सकें। इसके अलावा अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको और क्वेश्चन आंसर वो होने चाहिए जो मतलब जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी और एसएससी, रेलवे, इनके एग्ज़ामों में आए हुए हों। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो बनाने का जो ध्येय है वो कंप्लीट हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।